आपने कभी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की और बीच में सोचा कि ये मेरे बस का नहीं है, तो रुक जाओ। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि सी को गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे हजारों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जो या तो आउटडेटेड हो चुके हैं और या तो इनमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करा जा रहा है और या तो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा है। आज हम सी लैंग्वेज सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आज हम उसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे और उसको पूरे तरीके से क्लियर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक 3 चीजें क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटर एक्चुअली काम कैसे करता है, विंडोज पे सी सेटअप इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है, और आप खुद का एक सी प्रोग्राम कंपाइल कैसे कर सकते हो बिना कॉपी पेस्ट ड्रामा के। ये बिगनर फ्रेंडली वीडियो लेकिन टाइम वेस्ट नहीं। सबसे पहले अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ लो, कंप्यूटर स्मार्ट नहीं होता, कंप्यूटर को लॉजिक नहीं होता और कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस भी नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ 2 चीजों को समझता है, एक मेमोरी और दूसरी होती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा भी अनक्लियर हुआ तो कंप्यूटर गलत काम करेगा। और फिर हम बोलते हैं कि सी कंफ्यूजिंग है। नहीं, उसका कोड कंफ्यूजिंग नहीं था, तुम उस पर लॉजिक नहीं बना पाए और यहीं से सी लैंग्वेज का रोल स्टार्ट हो जाता है। सी सिर्फ पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि वो इजी है, सी रेलेवेंट है इसलिए है क्योंकि वो मशीन के क्लोज है। आज आप पाइथन लिखो, चाहे जावा स्क्रिप्ट लिखो या सी प्लस प्लस लिखो, एंड में जो एग्जीक्यूट होता है वो मेमोरी और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ही होता है। सी इस मेमोरी और इंस्ट्रक्शन को हमें पूरे तरीके से कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। आप सी के अंदर मैनुअल मेमोरी का मैनेजमेंट, साथ ही में आप एडवांस फीचर जैसे कि थ्रेड म्यूटेक्सिंग, मल्टी थ्रेडिंग और भी काफ़ी सारे हार्डवेयर रिलेटेड काम कर सकते हो, जो कि आपको हार्डवेयर के सबसे क्लोज कंट्रोल देता है। और इसलिए सीरियस प्रोग्रामर्स को सी वैल्यूएबल रखती है क्योंकि वो कंट्रोल प्रोवाइड करती है। अब सेटअप की बात करते हैं तो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड एज ए टेक्स्ट एडिटर, GCC कंपाइलर, MSys2 विद UCRT64। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि VS कोड जो है कंपाइलर नहीं होता, VS कोड सिर्फ एक एडिटर होता है। अगर कंपाइलर सिस्टम पे सही होता है तो VS कोड खुद सही काम करेगा। सबसे पहले हम इंस्टॉल करने वाले हैं MSys2 को। MSys2 इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर MSys2 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पे अपने CPU आर्किटेक्चर के हिसाब से अपनी .exe फाइल डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उस फाइल को रन करना है और सिंपली यहाँ नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब हमारे टास्क बार में आके यहाँ पे सर्च करने वाले हैं UCRT। यहाँ पे अगर आप MSys2 या MinGW सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंपाइलर्स देखने को मिलेंगे। हमें सिर्फ काम है UCRT64 से। UCRT64 का मतलब होता है यूनिवर्सल सी रन टाइम इन 64 बिट। हम MinGW64 का टर्मिनल इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। UCRT64 विंडोज 11 के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, 10 पे भी ये चल जाएगा और ये लेटेस्ट फीचर जैसे कि इमोजी इंसर्शंस और काफ़ी सारे स्टेबिलिटी रिलेटेड फीचर्स प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ सिंपल इंटरफेस। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा टर्मिनल जब ओपन हो चुका है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे pacman-s, ओके, pacman-syu। ये आपके सिस्टम को अपडेट कर देगा। ये चेक करेगा कि आपके सारे के सारे पैकेजेस जो हैं जो इंस्टॉल आपने करे थे इसमें, वो सबके सब प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं या नहीं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे सारा का सारा अपडेट कंप्लीट हो जा रहा है, वैसे ही हमें यहाँ पे यस दबाना है और टर्मिनल अपने आप क्लोज हो जाएगा। हमें वापस से अपना UCRT64 टर्मिनल ओपन करना है और उस पर पेस्ट कर देना है ये कमांड, pacman-s MinGW64 UCRT-x86-64 टूल चेन। अब ये कमांड क्या करेगी, ये आपके इसमें MinGW की UCRT64 टर्मिनल की टूल चेन को इंस्टॉल कर देगी, जिसमें आपका GCC कंपाइलर, GDB डिबगर और G++ जो कि C++ के कंपाइलेशन के लिए यूज होता है, वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट ऑप्शन ऑल था तो मैंने सिर्फ एंटर मार दिया है और यहाँ पे Y और Y दबाते दबाते आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है तो आपके पास में आपका GCC कंपाइलर इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब आप इसका यूज कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। अब
जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वैसे के वैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे एक सिंपल सी कमांड gcc -- वर्जन। ये हमको वर्जन चेक करने का मतलब हेल्प करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अगर आ गया है तो आपका gcc जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहली यूटिलिटी gcc यानी कि नो सी कंपाइलर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम gdb पर। gdb जो है आपका डिबगर होता है। gdb जो है आपको डिबगिंग में हेल्प करता है और आपको एरर पॉइंट्स करके देता है। और तीसरा होता है g++। ये C++ का स्टैंडर्ड कंपाइलर है जो कि आपको C++ कंपाइल करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं तीनों के तीनों, यानी कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और आप इनको गिटहब पर जाकर एडिट कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में कभी करना चाहो तो। अब यहाँ हम इसको कर देंगे क्लियर और हम इसको सिंपली क्लोज कर सकते हैं। अब हमको इसको अपने VS कोड के अंदर डालना है। अभी मैं अगर यहाँ पे GCC टाइप करता हूँ तो मेरे इसमें शो नहीं होगा, एरर देगा वो। उसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा सिस्टम पाथ में। तो हम जाएंगे सबसे पहले एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। तो व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर जाकर हमें क्लिक करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे आपको पाथ पर आना है। पाथ में आके आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और जो आपने लोकेशन पे इंस्टॉल करा था, जैसे कि हमने करा था सी लोकल डिस्क सी के अंदर MSys2 के अंदर, तो अब हमको यहाँ पे लोकेट कर लेना है UCRT64 को और इसकी बिन फोल्डर को ऐड कर लेना है। यही वो लोकेशन है जहाँ पे आपकी सारी की सारी GCC, GDB और G++ रिलेटेड फाइल्स या कहिए कि एग्जीक्यूटेबल्स पड़ी हुई है। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, पर आपको ओके करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है पाथ में। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को पाथ में ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको एक DLL हेल नाम की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आपका सिस्टम जो है कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पार्टिकुलर DLL कहाँ से उठानी है। मान लो कि UCRT64 के बिन में एक hello.dll करके थी और पाइथन के उसमें भी एक hello.dll थी। तो अब हम यहाँ पे टर्मिनल जो है पता चले कि यहाँ से उठा लेगा और पाइथन से नहीं उठाएगा तो आपको एरर्स मिलेंगे, जबकि आपके इसमें कोई एरर था ही नहीं। बेसिकली पाथ जो होता है या इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ जो होता है वो एक लिस्ट होती है इन फोल्डर्स की जहाँ पे आपका जो है टर्मिनल जब भी आप कोई कमांड टाइप करते हो वहाँ पे सर्च करता है और वहाँ से आप जैसे ही उसको मिल जाती है वैसे ही वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो उसको फर्स्ट सबसे पहले GCC कमांड से वो UCRT64 की बिन में चेक करेगा। अब हम इसको सिंपली मूव अप कर दिया है हमने तो इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो गई है। तो अब GCC सबसे पहले वो UCRT64 की बिन में देखेगा। तो अब हम ओके करके यहाँ के बाहर आ जाते हैं। अब हम ओपन कर लेंगे अपना VS कोड। VS कोड में यहाँ आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है D/projects को। यहाँ पे आप व्यू में आकर एक नया टर्मिनल खोल लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम D/projects में। अब मैं आपको कुछ कमांड्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ अगर आप GCC लिख रहे हो और -- वर्जन लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे ये दिख जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली पाथ में ऐड कर दिया है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेप पर फेल हो रहे हो तो ये समझ जाना कि आपने कोई ना स्टेप छोड़ दिए या फिर मतलब गलत तरीके से कर दिए। अब VS कोड में आते ही हम आ जाएंगे एक्सटेंशन टैब पर और यहाँ पे टाइप करेंगे C++। तो C++ का एक्सटेंशन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन पैक देता है। यहाँ पर हमें इसको एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हमें यहाँ पे C का इंटेलिजेंस, C++ की डिबगिंग और साथ ही में कोड ब्राउजिंग के फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये तीन काम जब हमारे हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने टर्मिनल के बेसिक कमांड सीखने के लिए। GCC जो है इनपुट फाइल्स लेता है, यानी कि GCC जो है इनपुट में किसी भी फाइल्स को लेता है। तो अगर आप ऐसे ही ड्राई रन करोगे GCC को बिना फाइल्स दिए तो आपका GCC जो है बोलेगा कि कोई फाइल मिल नहीं रही है। अगर आपको GCC के थ्रू एक फाइल कंपाइल करवानी है तो सबसे पहले हम एक फाइल बना के देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ कमांड्स में बता देता हूँ जो जरूरी है। पहला कमांड होता है mkdir। ये जो होता है आपकी डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज होता है या फोल्डर बनाने के लिए यूज होता है। अगर आप फोल्डर के नेम में स्पेस रखते हो तो आपको डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से क्लोज करना है, और अगर आप सिंपली अगर कोई स्पेसेस नहीं है नाम में तो आप यहाँ पे बिना डबल कोट्स के लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ C ट्यूटोरियल और यहाँ पे एक C ट्यूटोरियल नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब मैं दूसरा कमांड दिखाता हूँ आपको, CD ट्यूटोरियल। CD कमांड जो होता है आपकी चेंज डायरेक्टरी करता है
और आपको सी अगर कंपाइल करनी है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका टर्मिनल है ये लोकेशन जो है आपकी फाइल जिस फोल्डर में है एग्जैक्टली उसी फोल्डर में पॉइंट करे, वरना आप जीसीसी को फाइल मिलेगी नहीं और आप बोलोगे कि सेटअप ढंग से नहीं हुआ। तीसरी कमांड होती है क्लियर। यहाँ पे क्लियर जो है आपके टर्मिनल को रिफ्रेश कर देती है या आउटपुट रिफ्रेश करने का काम भी आती है, जहाँ पे आपको ईज हो जाएगी कि मतलब अगर आपने काफी बार एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको टर्मिनल क्लियर मिल जाएगा। और चौथा और आखिरी कमांड होता है एलएस। ये जो है आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाता है जितने भी डायरेक्टरीज या मतलब फाइल्स प्रेजेंट है किसी भी फोल्डर के अंदर। तो हम इसको अभी के लिए रन कर रहे हैं तो हमको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, बट अगर मैं यहाँ पे आके एक hello.c नाम की एक फाइल बना देता हूँ और वापस यहाँ पर आकर ls दबा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम आएंगे यहाँ पे और gcc hello.c लिखेंगे तो यहाँ पे हमको ये इस फाइल को कंपाइल कर देगा। और अगर आपको ये वाली एरर आ रही है कंपाइलेशन पे तो वापस से पाथ पर जाकर आपको उसको मूव डाउन कर देना है। एक दो पॉइंटर अगर आप उसको मूव डाउन करोगे और वापस से ओके दबा दोगे तो मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम आएंगे और टाइप करेंगे hello.c-hello gcc hello.c-hello और यहाँ पे मैं एंटर दबा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे stdio मैंने गलत लिख दिया गलती से, तो stdio.h और यहाँ पे मैं इसको वापस से कंपाइल कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ls लिखता हूँ तो यहाँ ls में वो मुझे दिखा रहा है कि अब यहाँ पे दो फाइल्स आ चुकी है, पहली है hello.c और दूसरी है hello.exe। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डैश ओ वाला पार्ट नहीं देता हूँ तो ये मुझे सिंपली एक a.exe बना के दे देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो a.exe, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का बाइनरी कोड भी सेम ही होगा, बस अंतर इतना आ जाता है कि आपने उसको कोई नेम प्रोवाइड नहीं करा था। डैश ओ जो है आउटपुट का नेम स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करने के पहले ये देख लेते हैं कि भैया हमने तो सिर्फ यहाँ पे 81 KB की वो लिखी थी फाइल, बट हमारा कोड जो है कोड की लेंथ इतनी बड़ी क्यों हो गई। तो इसका एक सिंपल सा कारण है कि यहाँ पे आपने जो stdioh को यहाँ पे इंक्लूड करा है वो stdioh जो है एक पूरी की पूरी फाइल है। C और C++ में इसे स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है वो एक ही उसके कोड के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कोड जो है आपकी फाइनल एग्जीक्यूटेबल जो तैयार होती है उसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें जितने भी फंक्शन है जैसे कि आप यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया आपका इनपुट हो गया, printf हो गया, scanf हो गया, साथ ही में आपके बेसिक फंक्शंस हो गए, तो वो सारे के सारे इसके अंदर डिफाइन हो जाते हैं। हमने जो printf यूज़ करा था वो इसी के अंदर डिफाइंड था। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम यूज़ करेंगे ./a.exe का, और अगर आप यहाँ पे a.exe की जगह hello.exe भी लिख देते हो तो आपका सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। अगर आपको ये आउटपुट दिख जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया है। अगर आपका ये कोड काम कर रहा है इसका मतलब है कि सेटअप आपका काम कर रहा है, पाथ क्लीन है और आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके हो। सी सुपीरियर सिर्फ इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो ईजी है, सी सुपीरियर इसलिए होती है क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, जो मशीन करेगी वही सी दिखाता है। और सी जो है वो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को स्पीड के कंपैरिजन में बीट करता है। सी के कुछ फीचर्स होते हैं कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये एक ही प्लेटफॉर्म के लिए बनी होती है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म का कोड, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटेल के सीपीयू में कंपाइल करके मैं अगर ARM वाले सीपीयू में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं चलने वाला, वो एरर देता है। इसीलिए आप देखोगे कि पाइथन भी जो है, पाइथन के भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं क्योंकि पाइथन भी सी में ही लिखी है। इसी के साथ MySQL और इन सब के भी अलग अलग वर्जन आते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या मिलती है, तो आप एम्बेडेड सी अगर देखोगे तो एम्बेडेड सी के अंदर आपको हार्डवेयर का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। तो अगर आप उस डिवाइस के लिए कंपाइल कर रहे हो जिस पे वो ऑलरेडी रन होगी तो वो उस डिवाइस के हिसाब से हेवीली ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइनली बनती कैसे है और इसकी पूरी जर्नी को समझेंगे। अगर आप कोड सिर्फ चलाना नहीं समझना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।